कमेंट वगैरह करके देखो इसमें कमेंट कहाँ से हो रहे हैं। इमरान खान गुड मॉर्निंग, विजय सिंह गुड मॉर्निंग सभी को, सुखी सुखदेव हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। आ जाइए जल्दी से लाइव आ जाइए। शुरू में उसको बंद करो। सभी को गुड मॉर्निंग। राकेश फुलका सर गुड मॉर्निंग। विजय पाल गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इमरान खान गुड मॉर्निंग। विनोद मक्का सर गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि कल अपने फर्स्ट क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का जो आवागमन था, जैसे कि आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज जो अपने चर्चा करने वाले हैं वो 1857 की क्रांति को लेकर चर्चा करेंगे कि 1857 की क्रांति को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। विशाल सरवटा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है, तो आधुनिक भारत के इतिहास में जैसे कल हमने यूरोपीय कंपनियों का आवागमन पढ़ा था। यूरोपीय कंपनी, जितने भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। सीमा देवी गुड मॉर्निंग। तो देखो आधुनिक भारत के इतिहास में कल जो हमने चर्चा की वो कल हमने चर्चा की थी सन 1616 तक, कि सर टॉमस्लो जो भारत आए थे सन 1600 में, तो 1615 और 1616 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज इससे आगे का क्या टॉपिक रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, उन सभी के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। राजेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी इसको शेयर करो और लाइव आओ, जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक को शुरू करेंगे जी। 1 घंटे की क्लास रहेगी इतिहास की। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो, रिपीट करना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? सभी कमेंट में लिखें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आवाज़ आ रही होगी सभी को। आज जो अपने पार्ट करेंगे उसको लेकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन 100% आता है आधुनिक भारत के इतिहास से, क्योंकि यही से नेशनल मूवमेंट वाला जो पार्ट है वो शुरू हो जाता है। नेशनल मूवमेंट मतलब राष्ट्रीय आंदोलन जो थे उनको लेकर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी अपने क्वेश्चन साथ साथ में कंप्लीट करेंगे। तो एक बार बता दीजिएगा सभी की आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? विजय सिंह नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और बस अब अपने शुरू करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, क्योंकि
लेट करोगे तो उतना ही जो टॉपिक है वो निकल जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कड़ी जो है वो निकल जाएगी। जैसे कल अपने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था कल, आज सेकंड पार्ट है, तो शुरू से पढ़ोगे तो ये समझ में आने वाला है वो। तो चलो शुरू करते हैं अपने, धीरे धीरे आ जाएंगे सभी लाइव। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चलो आवाज़ सभी को सही आ ही रही है, तो चलो चर्चा करते हैं। कल हमने सर टॉमस रो लास्ट क्लास में जो चर्चा की थी वो सर टॉमस रो के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, कि सर टॉमस रो जो है वो दिसंबर 1615 में, इसके 2 तारीख इंपॉर्टेंट रहेगी कि दिसंबर 1615 में सर टॉमस रो दिल्ली पहुंचा था, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद इसकी मुलाकात 10 जनवरी 1616 को राजस्थान के अजमेर में, अजमेर के बारे में भी हमने काफ़ी सारी चर्चाएं की थी कि अजमेर की जो स्थापना है वो अजय राज के द्वारा की गई थी। तो अजमेर में एक किला है और उस किले को कहा जाता है अकबर का किला, उस किले को कहा जाता है अकबर का किला। और अकबर का किला इसको राजस्थान का शस्त्रागार और मैगजीन के किले के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, तो इसी अकबर के किले में मुलाकात होती है 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो की जहांगीर से मुलाकात होती है। इस मुलाकात के दौरान जो सर टॉमस रो था वो भारत की रानी के लिए जो उपहार लेकर आया था, इस समय भारत की जो रानी थी वो नूरजहां थी, जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहां थी, और नूरजहां को सर टॉमस रो ने राजस्थान के अजमेर में अकबर के किले में जहांगीर को नूरजहां को उपहार भेंट किए थे। और उन उपहार से नूरजहां इतनी प्रसन्न हुई थी कि इन्होंने जहांगीर से सर टॉमस रो को जबरन पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति दिलवा दी थी, पूरे भारत में व्यापार की अनुमति दिलवा दी थी। और यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा कल हमने 2-4 क्वेश्चनों की चर्चा तो की थी, क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें राजस्थान आने वाला, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, राजस्थान आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? राजस्थान आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? ये सभी कमेंट बॉक्स में लिखें, इसका आंसर क्या होगा। कल की क्लास में इसको हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। सुनील भांबू गुड मॉर्निंग, राजू पूनिया गुड मॉर्निंग। तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो हमारा था कि राजस्थान आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था, तो राजस्थान आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी सर टॉमस रो था। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसी क्वेश्चन से जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो ये रहेगा कि पूरे भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला, पूरे भारत में, मैंने कल आपको बताया कि कैप्टन हॉकिंस जो था उसको पूरा भारत तो नहीं मिला था, बल्कि गुजरात का कुछ क्षेत्र था। ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिएगा मैप के जरिए अपने समझते हैं इसको। ये अपना भारत है, यहाँ जो ये सूरत का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर? सूरत का क्षेत्र है। सूरत कौन से राज्य में है? तो ये है गुजरात में। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। और ताप्ती नदी के किनारे स्थित है
राजस्थान पुलिस के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान पुलिस के लिए यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान पुलिस में पूछा जा सकता है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि सिलेबस में लिखा गया है भारत के प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए शहर। तो सूरत कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। तो कैप्टन हॉकिंस को मात्र और मात्र सूरत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी, लेकिन सन 1616 में सर टॉमस्रो ने पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। देखिएगा 1857 की क्रांति का इतिहास यहीं से शुरू होता है। सन 1600 से लगाकर और 1707 तक, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारा। सन 1600 से कहां तक? 1707 तक। इस समय में अंग्रेजों ने भारत में केवल और केवल क्या किया था? व्यापार ही किया था। सन 1600 में पूरे भारत की या 1616 में पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली, तो 1707 तक उन्होंने पूरे भारत में केवल और केवल व्यापार किया था। लेकिन 1707 में साथ छोड़ गए थे औरंगजेब। 1707 में मुगलों का साथ छोड़ गए थे औरंगजेब। विकास गढ़वाल, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी लाइव आइए, आगे से आगे शेयर कर दो इसको, ताकि और भी बच्चे इसमें आधुनिक भारत के इतिहास का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कर पाए। तो देखें 1707 में मुगलों का साथ छोड़ गए औरंगजेब। आधुनिक भारत का एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में औरंगजेब को लेकर, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये रहा था, किस मुगल बादशाह की तुलना, या औरंगजेब जो था वो कट्टर धर्म का पुजारी था, तो औरंगजेब का जो क्वेश्चन पूछा गया वो गवर्नर जनरल को लेकर पूछा गया था। और क्वेश्चन ये था कि किस गवर्नर जनरल की जो तुलना है वो औरंगजेब से की जाती है। किस गवर्नर जनरल की तुलना किससे की जाती है? औरंगजेब से की जाती है, क्योंकि औरंगजेब के तो आप इतिहास जानते हो, किसने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था। काफी मंदिरों की जो मूर्तियां वगैरह थी तो वो भी इसने तुड़वाई थी औरंगजेब ने। तो ध्यान से सुनिए, औरंगजेब की तुलना जो की जाती है वो किस गवर्नर जनरल से की जाती है? लॉर्ड कर्जन से की जाती है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के काल की प्रमुख घटना है 1905 का बंगाल विभाजन। ओके, 1905 का बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन जो हुआ था वो सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। राकेश जी फूल का वेरी नाइस, थैंक यू सर। तो औरंगजेब जो है इसकी किस गवर्नर के साथ तुलना की जाती है? गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, क्योंकि 1605 का जो बंगाल विभाजन था वो सांप्रदायिक आधार पर ही किया गया था, इसीलिए। तो औरंगजेब का एक ये भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। 1707 में मुगलों का साथ छोड़ गए थे औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया था। मुगल जो थे उनका पतन शुरू हो गया था, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी योग्य राजा नहीं बना था। पूरे जो राजा थे वो शराब व अयाशी के नशे में डूब चुकी थी दिल्ली, तो कोई योग्य शासक नहीं था। क्योंकि इसके बाद में आप लोग पढ़ो कि मुबारक शाह आते हैं, और मुबारक शाह आते हैं वो लड़कियों के शौकीन होने के कारण उनको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद में कोई योग्य मुगल शासक नहीं बना था। तो 1707 तक अंग्रेजों ने केवल व्यापार किया, और इसके बाद में जो भारत में मुगल सत्ता थी उसका पतन शुरू हुआ। लेकिन इसमें एक राजा की अगर अपने चर्चा करें तो वो राजा है फर्रुखशियर। फर्रुखशियर की चर्चा करें तो फर्रुखशियर के काल की प्रमुख घटना है 1717। इसलिए रहेगी, अपने इनका जो राजनीतिक जीवन है वो नहीं पढ़ रहे हैं, अपने इनका जो आधुनिक भारत में योगदान है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो 1707 में भारत का मुगल बादशाह था फर्रुखशियर। मैंने अभी अभी बताया कि 1707 के बाद कोई योग्य राजा तो था ही नहीं, तो फर्रुखशियर भी कोई योग्य शासक साबित नहीं हुआ था। अच्छा,
तो 1707 की अगर बात बताएं तो फर्रुखशियर जो था ये दिमाग का रोगी था। वैसे 1707 के बाद तो मुगलों का दिमाग खराब ही था, लेकिन फर्रुखशियर का थोड़ा ज्यादा था। इसके काल में ब्रिटेन से एक डॉक्टर आया था और उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। कौन आया था? डॉक्टर हैमिल्टन भारत आया था। और फर्रुखशियर जो था वो दिमाग का रोगी था और ये डॉक्टर था। इसने आके भारत में फर्रुखशियर के दिमाग का इलाज किया था। इसने भारत में आकर फर्रुखशियर के दिमाग का इलाज किया था। तो फर्रुखशियर हैमिल्टन से प्रश्न हुआ, दोनों दोस्त बन गए। और फर्रुखशियर क्या बोलता है हैमिल्टन को कि आज के बाद हम दोनों क्या है, देखिएगा, एक साथ 1717 फर्रुखशियर प्रश्न हुआ और हैमिल्टन को बोलता है कि आज के बाद हम एक साथ आज के बाद हम दोनों एक साथ हैं। तो यूरोपीय या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत से व्यापार करेगी, उसके लिए फर्रुखशियर ने कहा था कि आज के बाद हम साथ हैं, तो आज से आप चुंगी मत देना। चुंगी का मतलब अपने निकालते हैं कर से। चुंगी पहले बोलते थे, फिर अपने कर बोलने लगे। आजकल इसको किसके रूप में जाना जाता है? टैक्स के रूप में जाना जाता है। तो पहले जितने भी यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार किया था तो वो टैक्स देते थे। भारतीय राजाओं को क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। लेकिन 1717 के बाद फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को बिना चुंगी के व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुने कौन कौन से बने हैं। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? कैप्टन हॉकिंस। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो सर टॉम्स रो था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सर्वप्रथम भेंट करने वाला, ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी अभी हमने समझा था कि 10 जनवरी 1616 को जो अकबर के किले में सर टॉम्स रो की मुलाकात जहांगीर व नूरजहां से होती है, तो नूरजहां को भेंट किया जाता है। तो इसीलिए आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम भेंट करने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो वो भी कौन सा था? सर टॉम्स रो था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि पूरे भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो भी सर टॉम्स रो था। और एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा, कमेंट बॉक्स में लिखें। कल मैंने आपको बताया भी था कि इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी गई थी। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी गई थी। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजें सभी। आगे देखें, तो ये जो कल हमारे क्वेश्चन थे, ये हमने कल की वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे फर्स्ट पार्ट में। तो अभी देखें 1717 से आगे कौन सी कहानी है। (1717) में बिना चुंगी के व्यापार की अनुमति मिली और ये व्यापार अंग्रेजों ने 40 वर्षों तक किया था। ध्यान से सुने कि यदि पहले अंग्रेज भारत से कच्चा माल का एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन को, तो इनको भारत में टैक्स देना पड़ता था। इनको भारत में टैक्स देना पड़ता था। लेकिन 1717 में इनको बिना टैक्स के व्यापार करने की अनुमति दे दी। पहले ब्रिटेन के लोग सीमित मात्रा में कच्चा माल ब्रिटेन लेके जाते थे, लेकिन अब इनको टैक्स मुक्त कर दिया था। तो ये क्या हुआ, जितना चाहा जब चाहा उतना माल भारत से एक्सपोर्ट किया था ब्रिटेन को। तो ये व्यापार कितने वर्षों तक चला? 40 वर्षों तक चला। मतलब सन कौन सा आ गया? 1757। कौन सा सन आया?
1757 आया। और 1757 तक भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी कमजोर हो गई थी, क्योंकि राजाओं के पास जो आय का साधन था वो केवल और केवल टैक्स था। लेकिन अब इनको टैक्स के बिना व्यापार करते हुए 40 वर्ष हो गए। तो इसी दौरान भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। तो देखिएगा इस समय जो अपना भारत था वो किस प्रकार से विभाजित था, इसमें अपने मैप में चर्चा करेंगे कि अपना इस समय जो भारत था वो किस प्रकार से विभाजित था, उसकी अगर चर्चा हम लोग करें। ये जो अपना भारत है, भारत में दिल्ली में थे मुगल। दिल्ली में मुगलों की जड़ें कल ही हम लोगों ने पढ़ी थी। दिल्ली में कौन से शासक थे, मुगल सत्ता थी जो कि 1526 में स्थापित हुई थी भारत में। तो दिल्ली में थे कौन, दिल्ली में थे मुगल। और यदि मैं चर्चा करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में थे राजपूत। राजस्थान में कौन से शासक थे, राजपूत। और यदि मैं महाराष्ट्र की चर्चा करूं, महाराष्ट्र में थे मराठा। महाराष्ट्र में कौन से शासक थे, मराठा। और इसके अलावा हम लोग को देखें कि दक्कन में या दक्षिण में कौन शासक थे। दक्षिण में शासन जिनका था उनको बोलते थे निजाम। दक्कन में थे निजाम। और अगर मैं बंगाल की चर्चा करूं, देखो पहले अपना भारत ऐसा नहीं था, ये तो विभाजन के बाद की बात है। पहले अपना जो ये भारत था वो इस प्रकार का भारत था। वर्तमान बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, वर्तमान पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। तो ये जो इतना क्षेत्र था ये कहलाता था बंगाल। और बंगाल के जो शासक कहलाते थे उनको बोलते थे नवाब। बंगाल के शासक क्या कहलाते थे, नवाब। विकास सर बेटा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो देखें आगे, तो यहां बंगाल में शासक थे नवाब। तो यदि मैं कहूं कि 1757 में पूरे भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, क्योंकि राजाओं के पास जो आय का साधन था वो तो रहा नहीं। तो सभी राजाओं की आर्थिक स्थिति क्या थी, कमजोर थी। और यदि कहें कि पूरे भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो भी गलत नहीं है, अलग अलग नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1757 के आसपास भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। कोई भी राजा किसी का सहयोगी नहीं था, क्योंकि भारत की एक प्रथा थी, देखिए कि अगर कोई एक राजा है, अगर कोई एक राजा है तो भारत की ये प्राचीन काल से परंपरा रही है कि यदि एक राजा की आर्थिक स्थिति कमजोर है, यदि इस राजा की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो इसकी योजना होती थी कि वो किसी दूसरे राजा पर आक्रमण करे। और यदि वो दूसरे राजा पर आक्रमण करेगा और यदि ये जीत जाता है, यदि ये जीत जाता है तो इस राजा का क्षेत्र भी इसी का हो जाएगा, इसकी जितना धन या संपत्ति है वो भी जीतने वाले राजा की हो जाती थी। तो इसका मतलब इस राजा की आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं रहती थी, ये कुछ दिनों तक सेना का खर्चा चलाने में क्या होता था, समर्थ हो जाता था। तो यदि जब भी भारत में किसी शासक की आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी तो वो दूसरे राजा पर आक्रमण की योजना बनाता था। तो 1757 में क्या था, राजाओं की आर्थिक स्थिति क्या थी, कमजोर थी। तो एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण की योजना बना रहा था। और भारत में सबसे ज्यादा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी वो थे मुगल।
वो कौन थे? मुगल। जरा ध्यान से देखिएगा, मुगल योजना बनाएंगे, मुगल जो है वो योजना बनाएंगे राजस्थान के राजपूतों पर आक्रमण करने की, राजस्थान के राजपूतों पर आक्रमण करने की योजना बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? ताकि इनका खजाना लूट लिया जाए और कुछ दिनों तक सेना का, मुगलों की इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर थी कि ये अपनी सेना का खर्च भी नहीं उठा पा रहे थे, सेना भूख के मारे मरती जा रही थी मुगलों की। लेकिन इन्होंने राजपूतों पर आक्रमण करने की योजना बनाई मुगलों ने। तो क्या हुआ कि राजस्थान के राजपूतों की भी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, परिपूर्ण तो राजपूत भी नहीं थे। तो राजपूत किस पर आक्रमण की योजना बना रहे हैं? मराठाओं पर आक्रमण करने की योजना बना रहे। आर्थिक स्थिति मराठों की भी कमजोर थी, तो मराठा किस पर? दक्कन के निजाम पर आक्रमण की योजना बना रहे, और निजाम बंगाल के नवाब पर आक्रमण करने की योजना बना रहे, और नवाब मुगलों पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। तो पूरे भारत के राजाओं की आर्थिक स्थिति क्या थी? कमजोर थी। पूरे भारत के राजाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। इसका लाभ उठाया अंग्रेजों ने। 1757 के दौरान जब भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो अंग्रेजों ने 1757 में भारत के किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार करने का प्लान बनाया था। इस समय अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। इनका 2 बार शासनकाल आता है गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव का। एक तो अपने 57 से 1760 तक, फिर 1765 से 1767 तक इनका काल आता है। तो ध्यान से सुने कि 1757 में गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, रॉबर्ट क्लाइव। और इस समय जो रॉबर्ट क्लाइव था वो यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी में था। कहाँ पर था वो? मद्रास प्रेसिडेंसी में था। ठीक है। तो और भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र, अंग्रेजों ने जब भारत के किसी क्षेत्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, भारत पर में किसी क्षेत्र पर आक्रमण करने की जब योजना बनाई, तो इन्होंने देखा कि भारत का आर्थिक दृष्टि से या कच्चे माल की दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? कच्चे माल की दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? ऐसा इन्होंने योजना बनाई। लेकिन यदि अपने भारत के सबसे आर्थिक क्षेत्र में मजबूत क्षेत्र की अगर बात करें तो वो रहा है बंगाल, प्राचीन काल से भी और वर्तमान में भी। चाहे आप औद्योगिक दृष्टि से देखो, व्यापारिक दृष्टि से देखो, क्योंकि काफी बंदरगाह हैं। कांडला बंदरगाह भी इसी के जो अपने कांडला बंदरगाह, ये कलकत्ता बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल का, तो ये जो इधर से जापान को लोहा वगैरह इनको निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम है, चेन्नई वाला जो क्षेत्र है, ये बंदरगाह भी थे। परिवहन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट था ये, औद्योगिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार। तो देखिएगा यहां पर जो झारखंड कुछ क्षेत्र, बिहार का, बंगाल का ये वाला जो क्षेत्र है, इसे कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। ये क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इसको भारतीय खनिजों का हृदय स्थल भी कहा जाता है। भारतीय
खनिजों का हृदय स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि खनिज प्रचुर मात्रा में। तो अंग्रेजों ने योजना बनाई कि यदि आक्रमण किया जाए तो कौन से क्षेत्र पर किया जाए, बंगाल पर आक्रमण किया जाए, ताकि यदि जीत गए तो औद्योगिक दृष्टि के लिए या कच्चे माल की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो 1757 की यदि मैं चर्चा करूं तो एक युद्ध होगा जो कि अंग्रेजों के साथ अपना प्रथम संघर्ष भी है, जिसको कहा जाता है 1757 का प्लासी का युद्ध। यहीं से 2-4 क्वेश्चन और अपने कंप्लीट करेंगे। प्लासी का युद्ध ध्यान से देखिएगा, 1757 का प्लासी का युद्ध सबसे पहला ही क्वेश्चन बनेगा। 1757 का प्लासी का युद्ध, पहला क्वेश्चन कि ये प्लासी स्थान कहां पड़ता है। तो देखिएगा, पै से प्लासी और पै से ही पश्चिम बंगाल, पै से प्लासी और पै से ही पश्चिम बंगाल। तो प्लासी नामक जो स्थान है वो कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में है। और अगली इंपॉर्टेंट बात, पै से प्लासी, पै से पश्चिम बंगाल और पै से प्लास। प्लास के जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं। प्लास के सबसे ज्यादा जो पेड़ है वो कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं। और इनके पत्तों का आकार बड़ा तथा रंग लाल व सुर्ख होने के कारण इनको जंगल की ज्वाला व जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 में होता है। प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य होता है, तो जरा ध्यान से सुने कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों व बंगाल के राजा सिराजुद्दौला के सेनापति, जरा ध्यान से सुनिए। इधर अगर अपने चर्चा करें बंगाल, क्योंकि बिहार का क्षेत्र, ओडिशा का क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र जो था ये बंगाल में ही आता था। बंगाल के इस समय जो नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब का नाम क्या था, नवाब सिराजुद्दौला। और इनका जो सेनापति था, सेनापति मतलब सेना का संचालन करने वाला, उनका नाम था मीर जाफर। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मीर जाफर का, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो इधर कलकत्ता की अगर चर्चा करें, मद्रास प्रेसिडेंसी से कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता बोलते हैं, पहले कलकत्ता बोला जाता था। और 1911 तक भारत की जो राजधानी रही थी वो भी कलकत्ता ही रही थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कलकत्ता में अपनी सेना लेकर अंग्रेजों का जो गवर्नर था, जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ये दोनों अपनी सेना लेकर कौन से स्थान पर, जैसे कि ये स्थान अगर अपने माने प्लासी, तो इधर जो है अंग्रेजी जो गवर्नर है वो अपनी सेना लेकर है, इसके पीछे ये इनकी सेना है। और इधर जो बंगाल के शासक का जो सेनापति है वो पहुंच चुका था, और इधर भी ये भी अपनी सेना लेकर आया था। सिराजुद्दौला कहते हैं स्वयं नहीं था इस युद्ध में। तो जैसे ही 1757 में प्लासी नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध शुरू होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव की युद्ध नीति क्या कहती है कि मीर जाफर को कहते कि आप हमारी सेना में मिल जाइए। लालच दिया जाता है सिंहासन का, लालच दिया जाता है इसको सिंहासन का। तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने कहा मीर जाफर से कि आप हमारी सेना का साथ दे दीजिए, यदि सिराजुद्दौला हार गए तो हम आपको क्या करेंगे, बंगाल का शासक बना देंगे।
मीर जाफर को बंगाल का शासक बनाने का कहा रॉबर्ट क्लाइव ने, तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कर लिया और विश्वासघात किया और ये यहाँ से किसकी सेना में चला गया, ये रॉबर्ट क्लाइव की सेना में चला गया। और रॉबर्ट क्लाइव की सेना में जब चला गया तो यहाँ से सुनना कि अब सेनापति ही जब सेना में नहीं रहा, जो सेना का संचालन करता है, तो इस युद्ध में फिर से क्या हुआ, सिराजुद्दौला की सेना हार गई और रॉबर्ट क्लाइव की क्या हो गई थी, विजय हो गई। अब मैंने पहले ही बताया रॉबर्ट क्लाइव की अगर विजय है तो किसकी विजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई। और मैंने बताया कि जब भी भारत का कोई एक राजा किसी दूसरे राजा पर आक्रमण करता था, यदि ये हार गया तो इसका जो क्षेत्र या साम्राज्य है वो जीतने वाले राजा का हो जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ सिराजुद्दौला हार गया, अंग्रेज या रॉबर्ट क्लाइव जीते, इसका मतलब बंगाल पर किस शासक का अधिकार हो गया, बंगाल पर रॉबर्ट क्लाइव का या अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। कमेंट में अमन कुमार, सुपर सर जी, थैंक यू। पढ़ते रहिए ध्यान से, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आवाज आ रही है ना सभी को क्लियर? सुखविंदर सिंह, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। विशाल सरबटा, विकास, गुड मॉर्निंग। चलो देखें आगे, इसको कंप्लीट करते हैं आज इसको। तो अब इसमें मैप के जरिए समझते हैं कि बंगाल पर अधिकार हुआ अंग्रेजों का, तो इससे यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे अपने, उनकी यदि चर्चा करें, क्वेश्चन भी अपने साथ साथ में कंप्लीट करेंगे। और अगर आप पिछले जो एग्जाम हुए हैं, चाहे वो किसी भी वैकेंसी का है, अगर आप आधुनिक भारत के उसमें क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आप लोग पाओगे कि 1857 ये आधुनिक भारत से क्वेश्चन 100% आते हैं और उनमें आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, इसी से अटेम्प्ट भी आप लोग कर पाओगे। तो देखिएगा ये क्षेत्र हमने बनाया था बंगाल, ये अब इस पर अधिकार किसका है, अंग्रेजों का है, अंग्रेजों का इस पर नियंत्रण है। तो मैंने आपको बताया कि अंग्रेज भारत में व्यापार करना पूर्ण रूप से सन 1616 में किया। सन 1616 से 1717, ध्यान से सर समझ लीजिएगा इसको, 1616 से 1717, 100 सालों तक तो इन्होंने टैक्स देकर व्यापार किया। 1717 से लेकर 1757 तक इन्होंने बिना चुंगी के क्या किया, व्यापार किया। और इनका उद्देश्य भी व्यापार ही था, लेकिन भारत के राजाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का इन्होंने लाभ उठाया। और लाभ उठाया तो 1757 से 1857, अब यहां से शुरू होगी 1857 की क्रांति की जो कहानी है। तो देखिएगा 1757 से 1857, ये भी कितने वर्षों का अंतराल है, 100 वर्षों का अंतराल है। तो 1757 में अंग्रेजों ने भारत में क्या करना शुरू कर दिया, शासन शुरू कर दिया। व्यापार तो पहले से कर ही रहे थे और अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, शासन करना शुरू किया। और जैसे ही इन्होंने शासन करना शुरू किया तो भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो विनोद कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिएगा अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद अपने क्या कर ली थी, सत्ता स्थापित की थी, ठीक है। लेकिन यहां भी अपने दो क्वेश्चन है, एक तो सिर्फ आता है कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित कब की थी, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने भारत में वास्तविक सत्ता की स्थापना कब की थी। ये दो क्वेश्चन बनते हैं और दोनों के आंसर भी अलग अलग होंगे। तो देखिएगा भारत में
इन्होंने बंगाल पर अधिकार किया, तो भारत के राजाओं ने सोचा कि यदि इन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया है तो ऐसे तो एक दिन ये धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लेंगे। तो इस समय दिल्ली की अगर मैं मुगल बादशाह की बात करूं तो दिल्ली में मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। दिल्ली में मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। ये शाह आलम द्वितीय है और शाह आलम प्रथम के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। औरंगजेब के बेटे थे शाह आलम प्रथम, जिनको मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता था। तो देखिएगा, शाह आलम द्वितीय इस समय कहां के शासक थे? दिल्ली के शासक थे। यदि अवध की बात करें, अवध को वर्तमान में लखनऊ कहा जाता है। लखनऊ नहीं, लखनऊ कहा जाता है अवध को वर्तमान में। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए कि राजस्थान में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि राजस्थान में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो लखनऊ की अगर चर्चा करें तो लखनऊ के शासक इस समय थे सुजाउद्दौला। और बंगाल के नाम मात्र के राजा की अगर बात करें तो यहां थे मीर कासिम। मीर कासिम। तो देखिएगा, नेक्स्ट जो अपने चर्चा करें, इन तीनों राजाओं का संयुक्त गठबंधन था। इन्होंने सोचा कि अंग्रेजों ने बंगाल पर तो अधिकार कर ही लिया और अब ये कहीं पूरे भारत में अपना शासन स्थापित ना करें। और इन्होंने तीनों की संयुक्त सेना इसलिए बनाई थी क्योंकि कोई भी एक राजा अंग्रेजों को पराजित नहीं कर सकता था। अंग्रेजों की सबसे बड़ी जो ताकत थी वो थी नेवी। इनकी जो नौसेना थी वो अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत थी। अभी जो क्वेश्चन आप लोगों को बोला था कि राजस्थान में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? विकास सरबटा कोटा। हाँ, बब्बूमान सही है आपका, वेरी गुड। टोंक को कहा जाता है। विकास सरबटा कोटा नहीं है, नवाबों का शहर। कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है, आधुनिक नालंदा कहा जाता है कोटा को, लेकिन नवाबों का शहर टोंक को कहा जाता है क्योंकि मुस्लिम शासक जो थे वो नवाब लगाते थे और राजस्थान की सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत जो थी वो थी टोंक रियासत। तो देखिएगा, अभी अपने चर्चा करेंगे 1764 का जो युद्ध था। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध। 1757 में इन्होंने बंगाल में सत्ता स्थापित कर लिए। तीनों राजाओं की संयुक्त सेना है, अंग्रेजों को पराजित करने के लिए तीनों की संयुक्त सेना है। और युद्ध होगा 1764 में। और कौन से स्थान पर होने वाला है? बक्सर नामक स्थान पर। तो वही बात की प्लासी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो बै से बक्सर और बै से बिहार, बै से बक्सर और बै से बिहार। तो बक्सर नामक स्थान कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो बिहार में 1764 में शाह आलम द्वितीय जो कि दिल्ली के शासक थे, दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय, अवध के शासक सुजाउद्दौला, अवध के जो शासक थे सुजाउद्दौला, और बंगाल के जो नाम मात्र के शासक थे जिनका नाम था मीर कासिम। और इन तीनों की संयुक्त सेना, इन तीनों की संयुक्त जो सेना थी, और इधर सामने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे मेजर मुनरो, या इनको कभी कभी कैप्टन मुनरो के नाम से भी जाना जाता है। कैप्टन मुनरो के नाम से जाना जाता है। साइंस क्लासेस
सही है जी आपका। टोंक को कहा जाता है नवाबों का शहर, और भारत में लखनऊ को कहा जाता है। संदीप काड़वा, नाइस सर जी, थैंक यू। चलो ध्यान दीजिएगा आगे टॉपिक पर। तो इन तीनों की संयुक्त सेना कौन से स्थान पर आमने सामने है? बक्सर नामक स्थान पर है। देखो इस युद्ध में भी कई कारण रहे थे। मेजर मुनरो जो था वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था मेजर मुनरो। अब मेजर मुनरो इस युद्ध में बड़े ही साहसी या वीरता से लड़ा था। क्यों लड़ा था? क्योंकि यदि मेजर मुनरो हार जाता तो कुछ नहीं जाता, क्योंकि अंग्रेजों का भारत में कुछ था भी नहीं, अंग्रेजों का भारत में कुछ था भी नहीं, तो कुछ था भी नहीं तो हारते तो क्या हारते, इनका कुछ था तो नहीं। लेकिन यदि इस युद्ध में दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय अगर हार गए, दिल्ली के शासक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अगर हार जाते हैं तो क्या होने वाला है? दिल्ली हाथ से निकल गई, और यदि दिल्ली हाथ से निकल गई तो पूरे भारत का आधिपत्य जो है वो मुगलों का समाप्त हो जाएगा। तो इनको डर था कि अब की बार अगर हारे तो दिल्ली निकल जाएगी, और युद्ध में डर काम का नहीं होता। ये तीनों शासक डरते डरते इस युद्ध में भाग लिया, लेकिन मेजर मुनरो इस युद्ध में बड़ी ही निडरता से लड़ा था, क्योंकि इसको भय नहीं था ना हारने का। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि इसमें युद्ध में निडरता काम आती है, तो इस युद्ध में भी विजय किसकी हो जाती है? ये डरते डरते लड़े और परिणाम भी वही निकला। तीनों के तीनों शासक क्या हो गए थे? इस युद्ध में हार गए, और हार गए तो विजय किसकी हो जाती है? मेजर मुनरो की विजय हो जाती है। अब देखो विजय हो गई तो पहले तो बंगाल तक ही अधिकार था, पहले तो बंगाल तक अधिकार था, लेकिन अब अंग्रेजों के हाथ में क्या आ गई? दिल्ली। और दिल्ली मुगलों की राजधानी थी या जड़ें थी, तो दिल्ली से ही पूरा शासन संचालित होता था। तो अब अंग्रेजों के हाथ में दिल्ली आई तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी वास्तविक सत्ता की स्थापना कर ली थी। तो दो क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के लिए कि भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित कब हुई। नेक्स्ट रहेगा आप लोगों का कि वास्तविक सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई, तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। और नेक्स्ट जो कल अपने चर्चा करेंगे वो करेंगे अपने 1757 से 1857 तक, इन 100 सालों के अंतराल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या नीतियां रही थी, किस प्रकार की उनकी योजनाएं थी, किस प्रकार भारत के लोगों पर अत्याचार किया गया था, और क्यों हमें 1857 रिवॉल्ट की आवश्यकता पड़ी थी। तो धन्यवाद सभी को इस क्लास के लिए। बाकी की जो चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने जल्दी ही पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो और जितना से जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें दोस्तों, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसी तरह अपने आगे अच्छे सी फैकल्टी आपके सामने लाते रहेंगे। तो आप जितना हो सके इस वीडियो को भी शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।